हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, समझ लेते हैं। अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें से एक का मास m1 है और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास m2 है, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग इनके बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इन दोनों मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जिसका मतलब ये है कि अगर ये ऑब्जेक्ट्स का मास ज़्यादा होगा तो उनके बीच में लगने वाली फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी ज़्यादा होगी। उसी तरह से सेकंड पॉइंट ये है इसमें कि जो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ दीज टू ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि ये जो आर है ये इन दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये इस डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच में बढ़ेगा इनके बीच में लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगी। इन दोनों स्टेटमेंट्स को हम कंबाइन करके लिखें तो हम ये कह सकते हैं कि एफ का डायरेक्ट रिलेशनशिप है m1 m2 के साथ और इन्वर्स रिलेशनशिप है आर स्क्वायर के साथ। यहाँ पर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन अगर हटाएं तो हमें एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। इस केस में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट g लेंगे। ये g क्या है? g को हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मेनली जो यूनिवर्सल वर्ड है इसके साथ इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो ऑल ओवर यूनिवर्स सेम रहती है। इसकी वैल्यू किसी भी मीडियम पर या और किसी भी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करती। तो जी की जो वैल्यू है वो कितनी है वो हम जान लेते हैं। इसकी वैल्यू इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और इसका जो एसआई यूनिट है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये हुई जी की वैल्यू। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है किसी भी तरह के टेस्ट में वो ये है कि जो दुनिया की सबसे वीकेस्ट फोर्स है वो कौन सी है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये जितनी भी फोर्सेस इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं उन सब के बीच की सबसे कमज़ोर फोर्स है, सबसे वीकेस्ट फोर्स है। दूसरी बात, ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। लॉन्ग रेंज फोर्स का मतलब ये हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट्स बहुत दूर दूर भी हैं तो भी ये फोर्स एक्ट करेगी। तीसरी प्रॉपर्टी, ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब ये हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट्स कॉन्टैक्ट में नहीं भी हैं, फिजिकली वो कॉन्टैक्ट में नहीं हैं, तो भी ये फोर्स इन दोनों के बीच में एक्ट करेगी। फोर्थ प्रॉपर्टी, ये जो फोर्स है ये हमेशा अट्रैक्टिव होती है नेचर में। दिस फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। जिसका मतलब ये हुआ कि जब भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ये फोर्स लगती है तो उसकी वजह से ये दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। फिर उसके बाद अगली प्रॉपर्टी आती है कि ये एक सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स का मतलब ये हुआ कि ये फोर्स हमेशा दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, इनके सेंटर्स के बीच में जो लाइन ज्वाइन हो रही है उसके अलोंग लगेगी। जिसका मतलब ये हुआ कि m2 m1 को अपनी तरफ पुल करेगा इस तरह से और m1 m2 को अपनी तरफ पुल करेगा इस तरह से। तो दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। ये है ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टीज़ एंड ये था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आई होप आपको ये लॉ जो है वो समझ में आया होगा। मूव ऑन होते हैं अब हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल पर।